शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेना है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा में बारातियों का टशन भी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी ने अलग तरीके से जनसंपर्क अभियान चलाया। दरअसल वो ज्योतिरादित्य के लिए चुनाव प्रचार करते हुए एक मिठाई की दुकान पर पहुंची, जहां उन्होंने मिठाई और पान का लुत्फ उठाया। इसके अलावा उन्होंने ट्रैक्टर वाला खिलौना भी खरीदा। तो जो एमपी में फेमस है एक पान का पत्ता, सब लोग बोलते हैं कि एमपी से देसी पान बोलते हैं, पर इसको एमपी का देसी पान होता है। वो बिल्कुल कड़क पान होता है, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। आपके पास नहीं है? कभी मेरे पास नहीं है। आप इस मेरे पास बहुत गंदी बात। यूपी के हापुड़ में एक बारात में कारों से टशन दिखाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में 2 कारों का 17 हजार रूपए का और बाकी 2 कारों का 7 हजार रूपए का जुर्माना किया। इस मामले से जुड़ा वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ बाराती चलती कार में खिड़की से बाहर झांकते नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ लोग कारों की छतों और खिड़कियों पर भी बैठे थे। हरियाणा के चरखी दादरी में 11वीं के छात्र ने हनुमान जी की तस्वीर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मनुज सोनी नाम के इस छात्र ने कॉफी पाउडर से 4000 स्क्वायर फीट आकार की हनुमान जी की पेंटिंग बनाई। इसी के साथ मनुज ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम तक दर्ज करवा लिया। उन्होंने वैश्विक स्कूल परिसर में जमीन पर 72 घंटे की मेहनत के बाद ये कलाकृति बनाने में सफलता हासिल की। मनुज जस्ट अभी 14-15 इयर्स का स्टूडेंट है। अभी से उसके अंदर इतनी प्रतिभा है, वो डिवोटेड है अपने कोर्स को कि मुझे सर नेक्स्ट टाइम इससे भी कुछ बड़ा करना है और एनकरेजमेंट है। पंजाब के संगरूर में भटूरे की कीमत का मामला सुर्खियों में आ गया। दरअसल वहां एक मजदूर ने डिप्टी कमिश्नर से इसकी शिकायत की। बिंदर सिंह नाम के मजदूर के मुताबिक ठेले पर उसके भटूरे की एक प्लेट के लिए 40 रूपए लिए गए, जबकि पहले 20 और 30 रूपए लिए जाते थे। फिलहाल इस मामले की जांच एसडीएम को सौंपी गई है। उधर प्रशासन ने कहा है कि ये एक अनोखी शिकायत है और जल्द इसे सुलझाने की कोशिश की जाएगी। उधर में तो 40 रुपए ले जी। मैं उन्होंने कहा मैं तू धक्का कर रहा, तू ज्यादा पैसे ले रहा, कहना ये तो रेट बढ़ गया ही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक शख्स नौकरी छोड़ने का जश्न मनाता नजर आया। दरअसल अनिकेत सेल्स एसोसिएट थे, लेकिन दावा है कि काफी काम और सैलरी नहीं बढ़ने की वजह से उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। फिर अनिकेत ने अपनी नौकरी का आखिरी दिन अनोखे तरीके से सेलिब्रेट किया। अनिकेत ने अपनी कंपनी के दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े बजवाए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी और आपकी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर मुंबई के बच्चा चोर गैंग से जुड़ी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस ने एक अंतरराज्यीय बच्चा बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो मासूम बच्चों को महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे शहरों में मोटी रकम लेकर बेचा करता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह में एक डॉक्टर भी शामिल है, जो कि बच्चा चोर गैंग को अस्पतालों से बच्चा चोरी करने में मदद करता था। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की नजर ऐसे अस्पतालों पर है जो कि इस काम में इनकी मदद करते थे। लिहाजा बच्चा चोरी गैंग से गुनहगारों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छोटे बच्चों को बचाने के लिए गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह बच्चों के माँ बाप को पैसे का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे, फिर उसका सौदा करके मासूमों को मोटी रकम लेकर बेच देते थे। इससे पहले राजधानी दिल्ली में 6 अप्रैल को सीबीआई ने छापामारी कर एक बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश किया था। इस मामले में पुलिस ने अस्पताल के एक वार्ड बॉय समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था।
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ये लोग मासूम बच्चों के लुटेरे हैं। क्राइम ब्रांच की यूनिट ने बच्चा बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक इस बच्चा चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस गैंग में एक डॉक्टर भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों में वंदना अमित पवार उम्र 28 वर्ष, शीतल गणेश वारे उम्र 41 वर्ष, स्नेहा युवराज सूर्यवंशी उम्र 24 वर्ष, नसीमा हनीफ खान उम्र 28 वर्ष, लता नानाभाऊ सुरबाडे उम्र 36 वर्ष, शरद मारुति देवार उम्र 45 वर्ष और डॉक्टर संजय सोपानराव खंडारे उम्र 42 वर्ष शामिल हैं। ये जो टोली है सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ये टोली इंटर स्टेट है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक ही इनका टोली का रीच है। शीतल वारे ने और हमको एक महिला का नाम बोली थी, स्नेहा सूर्यवंशी करके। तो स्नेहा सूर्यवंशी को ताबे में लेके जब हम इंक्वायरी किए थे, उन्होंने और 2-3 एजेंट्स का नाम और एक 5 लड़का लड़की को जिन्होंने बिक्री किया है उसका माहिती दिया है। सो टोटल इस स्टोरी के थ्रू हमको 14 लड़कियां मतलब लड़का लड़की जो 8 मंथ्स to 2 years के बीच में है, उनका बिक्री के बारे में माहिती मिली है। ये गैंग बच्चों को महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दूसरे शहरों में भी बेचता था। क्राइम ब्रांच यूनिट ने इस मामले में बेचे गए 2 बच्चों का रेस्क्यू भी किया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी रागसुधा आर के मुताबिक उन्हें यह जानकारी मिली थी कि विक्रौली की रहने वाली कांता पेडनेकर नाम की महिला ने अपने 5 महीने के बच्चे को शीतल वारे नामक महिला को बेच दिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने शीतल वारे को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि शीतल ने सिर्फ एक बच्चे को नहीं बल्कि 5 बच्चों को बेचा है। एक महिला विक्रौली की रहने वाली है, अपने बच्ची को एक शीतल वारे में उन्होंने एक महिला की थ्रू बिक्री किया है। तो इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए हमारा फील्ड टीम कांता पेडनेकर को इंक्वायरी किया था और शीतल वारे को भी हमने ताबे में लेके इंक्वायरी की थी। तो तब हमको पता चला कि शीतल वारे ने सिर्फ एक लड़की या लड़का नहीं और 5 लड़कियों को उन्होंने बिक्री किया। बच्चा चोर गैंग की जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने उस डॉक्टर जिसका नाम संजय सोपनराव है, जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसने बच्चे को किसी दूसरे आदमी को 2 लाख में बेच दिया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने और जांच की तो पता चला कि इस गिरोह ने अब तक कुल 14 बच्चों को बेचा है। बेचे गए बच्चों की उम्र करीब 8 महीने से लेकर 2 साल तक है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब तक रत्नागिरी और मलाड से 2 बच्चों का रेस्क्यू किया है। क्राइम ब्रांच को जांच में ये भी पता चला है कि ये एजेंट फर्टिलिटी अस्पतालों में काम करते थे और इसी के चलते इन्हें आसानी से जानकारी मिल जाती है कि किसे बच्चे की जरूरत है। पुलिस को शक है कि इन आरोपियों ने और भी बच्चों की खरीद फरोख्त की होगी। पुलिस ने ये भी बताया है कि ये बच्चा चोर गैंग बच्चों को 80,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक में बेचता था और जिन 2 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया है उनमें से एक को 2.5 लाख और दूसरे को 2 लाख में बेचा गया था। हमारा टीम्स डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के आने के पहले और 3 आरोपी को हमने ताबे में लिए हैं और उनका पूछताछ चालू है। इसमें विशेष ये है कि ये जो पर्टिकुलर एजेंट्स है, इनको एजेंट्स हम मान रहे हैं क्योंकि ये सब लोग फर्टिलिटी हॉस्पिटल्स में फर्टिलिटी एजेंट्स में लोग काम करते हैं, ताकि इन लोगों को माहिती आसान से मिल जाता है कि किसको बच्चे का आवश्यक है। तो उस बेसिस पे ये फ्रॉम महाराष्ट्र टू हैदराबाद या आंध्र प्रदेश तक इनकी रीच है। तो इस केस में अभी यूनिट 2 की ABI इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम इस टोली का रूट तक जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस केस में और भी आरोपी निष्पन्न होने का शक्यता है और बच्चे जो है 14 बच्चे का इंफॉर्मेशन अभी हमको मिले हैं, तो बेसिकली और भी बच्चे रेस्क्यू होने का शक्यता है। गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों के अलावा 3 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने नवजात शिशु को अपने दलालों के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के तमाम जिलों और दूसरे राज्यों में भी बेचा है। फिलहाल अदालत ने सभी आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ करके सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। इस गैंग ने कुल 14 बच्चे बेचे हैं, जिनमें 11 लड़के और 3 लड़कियां हैं। पुलिस ने ये भी बताया है कि बेचे गए बच्चों की उम्र
5 दिन से लेकर 9 महीने तक है। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने ज्यादातर लड़कों को बेचा है। तेलंगाना और हैदराबाद जैसे इलाकों में लड़कों की मांग ज्यादा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्चों के माता पिता को पैसों का लालच देते थे और उन्हें बच्चों को बेचने के लिए मजबूर करते थे। पुलिस अब ऐसे माता पिता के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है जो अपने बच्चों को लालच में बेच रहे हैं। देश में बच्चों के गायब होने पर एनसीआरबी की रिपोर्ट पर अगर नजर डाली जाए तो आंकड़े डराने वाले हैं। साल 2021 में कुल 73,535 बच्चे गायब हुए। वहीं साल 2020 में 59,262 बच्चों के गायब होने के मामले दर्ज हुए, जबकि साल 2019 में 73,138, साल 2018 में 67,134 और साल 2017 में 63,349 बच्चे गायब हुए। अगर साल 2021 की बात की जाए तो इन राज्यों में सबसे ज्यादा बच्चे गायब हुए हैं। मध्य प्रदेश से 11,607, पश्चिम बंगाल से 9,996, तमिलनाडु से 6,399, दिल्ली से 5,772 और राजस्थान से 4,936 बच्चे गायब हुए। पुलिस के इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि गिरोह में शामिल डॉक्टर कई अस्पतालों में काम करता है। ऐसे में पुलिस इन सभी अस्पतालों की जांच करने का मन भी बना रही है। लिहाजा बच्चा चोरी गैंग से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई से राजस्थान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका खारिज। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। कर्नाटक के बागलकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कुछ देर के लिए अपना भाषण रोक दिया। दरअसल वहां एक बच्ची अपने हाथ से बनाई पेंटिंग लेकर रैली में आई। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी और उनकी मां को दिखाया गया था। जैसे ही पीएम की नजर इस पर पड़ी तो पीएम ने एसपीजी की टीम को तुरंत ये तस्वीर लेने को कहा। फिर जब ये तस्वीर ले ली गई तो पीएम ने जल्द बच्ची को चिट्ठी लिखने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस बच्ची का शुक्रिया भी अदा किया। वहीं बच्ची भी इस पर काफी खुश नजर आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने मंदिर में पूजा की और फिर वहां एक रोड शो भी किया। सूरत के बाद अब इंदौर में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, दावा है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लगातार तीसरी बार अमेठी लोकसभा सीट से अपना पर्चा भरा। इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले स्मृति ने एक रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव लड़ने के लिए 6 साल बैन की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने साफ किया कि वो इस पर चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकती। इससे पहले याचिकाकर्ता ने यूपी के पीलीभीत में हुई पीएम की रैली का हवाला दिया था और दावा किया था कि इसमें उन्होंने हिंदू देवताओं और सिख समुदाय के गुरुओं का जिक्र कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसके लिए वो कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंची, जहां खुद लालू यादव के साथ राबड़ी देवी भी मौजूद रहे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा के 2 चरण के बाद चुनावों के बाद सियासी दलों के बीच जबानी जंग और तीखी होती जा रही है। बीजेपी ने अमित शाह के फर्जी वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में एफआईआर दर्ज करवाई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने असम से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। वहीं जांच में पुलिस को पता चला है कि तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल से एडिटेड वीडियो को वायरल किया गया। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे।
गैर संवैधानिक एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास करे, ऐसे लोगों को घर बैठाना है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन तीसरे चरण के रण से पहले आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होता जा रहा है। अब आरक्षण की सियासत पर गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर ये संग्राम और धारदार हो गया। हालांकि आरक्षण की रार अब दिल्ली से तेलंगाना तक पहुंच गई है। अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और जनता से इसकी जानकारी देने की अपील कर रही है। आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एडिटेड वीडियो की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस केस दर्ज कर फर्जी वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी में है। इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम हैदराबाद पहुंची और अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब किया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अपने मोबाइल फोन के साथ 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अमित शाह के फर्जी वीडियो के मामले में कई और जगहों पर केस दर्ज हुआ है और इसी कड़ी में असम पुलिस ने भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हम समाप्त कर देंगे रिजर्वेशन को। लोकसभा की जंग में आरक्षण के मुद्दे पर पहले ही सियासत का शोर गूंज रहा है। वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद अब इस पर जबानी जंग और तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। कांग्रेस ने संविधान पर खतरे का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर आरक्षण के नाम पर संविधान से खिलवाड़ करने और तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरक्षण का मुद्दा सियासत की धुरी बन चुका है।
कांग्रेस का दावा है कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस पर SC/ST और OBC का हक मारने का आरोप लगा रही है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है, नहीं स्वीकारता है, लेकिन कर्नाटका की सरकार ने OBC रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है। ये इतने से भी नहीं मानेंगे, इन्होंने पहले भी अपने मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए कानून बनाने की बात कही। वहीं तेलंगाना के मंत्री और कांग्रेस के नेता पूनम प्रभाकर का दावा है कि संघ आरक्षण खत्म करने की बात करता है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में मतदान के 5 दौर अभी बाकी हैं, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी दल आरक्षण के मुद्दे पर वोट की राजनीति करने में एक दूसरे से पीछे नहीं हटेंगे। उधर अमित शाह के फर्जी वीडियो पर एक्शन के बीच पक्ष और विपक्ष के हमले और तेज होंगे, लिहाजा मतदाता किसके पक्ष में EVM का बटन दबाएंगे और किसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे, ये तो 4 जून को ही चुनाव नतीजों के बाद तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार का रुख कर लेते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 941 अंक चढ़कर 74,671 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के साथ ही निफ्टी में भी तेजी रही। निफ्टी 223 से बढ़कर 22,643 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंकिंग और मेटल समेत कई शेयर में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोना 130 रुपए सस्ता हो गया है और अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 72,750 रुपए हो गई है। हालांकि चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चांदी अब भी 84,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर है। कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कार स्विफ्ट का नया मॉडल लॉन्च करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी नई कार को मई के पहले सप्ताह में लॉन्च कर सकती है। माना जा रहा है कि नई स्विफ्ट में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ग्राहकों को इसमें Z सीरीज पेट्रोल इंजन मिल सकता है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। आज आपको जम्मू कश्मीर के ऐसे ही पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन के बारे में बताएंगे, जिनकी क्रिकेटिंग स्किल के सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी कायल हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ आमिर ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की पहली गेंद भी खेली थी और अब आमिर हुसैन को चंडीगढ़ के आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उनके जुनून और हौसले को सलाम किया है। My dream was to make him play the first ball of ISPL. Amir को give him the warmest reception. जम्मू कश्मीर के पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी प्रतिभा के मुडी सचिन तेंदुलकर भी हैं। सचिन कई बार आमिर की तारीफ करते नजर आए और आमिर के लिए बकायदा उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था। इतना ही नहीं, सचिन तेंदुलकर ने आमिर हुसैन को इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की पहली गेंद खेलने का न्योता भी दिया था और आमिर हुसैन ने सचिन के साथ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में ओपनिंग भी की थी। हाल ही में ISPL में भी हमने सचिन सर के टीम में मैं था और वहाँ बॉलिंग मैंने की और सचिन सर को इतना बहुत अच्छा लगा वो बॉलिंग देखकर। तो सचिन सर ने कहा कि हमें आमिर ये गेंदबाजी कहाँ से सीखी, ये गेंद पकड़ना जो आप पैर से पकड़ लेते बिल्कुल नॉर्मल की तरह। बचपन में एक हादसे में दोनों हाथ गवा देने के बाद भी आमिर की क्रिकेट के प्रति दीवानगी कम नहीं हुई और उन्होंने क्रिकेट के लिए दिन रात मेहनत की। सर मुझे बचपन में ही जो है क्रिकेटर बनना का शौक था, क्योंकि ये था कि जब छोटा था, जब एकेडमी जाते थे खेलने के लिए, तो उस टाइम जिस वक्त मुझे एक्सीडेंट हुआ, तो ये मुझे 1997 में मुझे एक्सीडेंट हुआ। हाँ, 8 साल की उम्र में, हाँ 8 साल की उम्र में मुझे एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत शौक था। तो
फिर न जाने किसका इस हमारे ज़िंदगी में ग्रहण सा लग गया, क्योंकि जो हमारा सपना था क्रिकेटर बनना, तो ये सपना बिल्कुल टूट गया। लेकिन फिर से हमने स्टार्ट किया। आमिर की मेहनत का ही परिणाम है कि उन्हें चंडीगढ़ के आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैं यहाँ हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और अब अपने बच्चों से मिलवाया, जहाँ के कश्मीरी बच्चे बहुत है, लगभग 2000 के आसपास है और इन कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आ गया, आज अपने घर में हूँ मैं। सचिन तेंदुलकर के साथ साथ विराट कोहली भी आमिर हुसैन की क्रिकेटिंग स्किल के दीवाने हैं। किंग कोहली ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आमिर हुसैन के क्रिकेट के प्रति जुनून की जमकर तारीफ की। सचिन सर को जब पता चला कि हमारे देश में ऐसा भी एक क्रिकेटर है जिसके पास हाथ ही नहीं है, और सचिन सर को फिर उसी वक्त उन्होंने कि मैं एक दिन आएगा कि मैं आमिर की जर्सी पहनूं, और सचिन सर ने मुझे कांटेक्ट किया। और सचिन सर से जैसे मैं मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में जन्मे आमिर हुसैन लाखों युवाओं के लिए मिसाल बन चुके हैं। अब उनकी फैंस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हरभजन सिंह, अजय जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का नाम शुमार है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज की बात होगी ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल की। दिल्ली की सड़कों पर इस साल अब तक ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन यूज करते हुए चालान के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल 1 जनवरी से अब तक लगभग ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन यूज करने पर चालान 149% बढ़े हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक 15,846 वाहनों का चालान मोबाइल फोन यूज करने की वजह से हुआ है, जो कि पिछले इसी अवधि के दौरान हुए चालान से 6,369 अधिक है। पुलिस अधिकारियों ने यह बताया कि हाल के महीनों में ड्राइविंग के दौरान लोगों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने के मामले तेजी से बढ़े हैं, जो कि चिंताजनक है। सड़क पर चलने वालों सभी लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ऐसे मामलों में सख्ती बरत रही है। पुलिस के मुताबिक डिफेंस कॉलोनी, पंजाबी बाग, करोल बाग और सफदरजंग एनक्लेव समेत टॉप 10 ट्रैफिक सर्कल में इस साल सबसे ज्यादा ट्रैफिक चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ही किए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाहन चलाने के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़े खतरों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाती रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी लोगों से ये लगातार अपील की जाती है कि वो गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन यूज करने से परहेज करें। जाहिर है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल खतरनाक है, और ये न सिर्फ वाहन चलाने वाले बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली के कुछ लोगों से भी बात की, उनकी राय भी जाननी चाहिए। फोन पर बात करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस इनके चालान काट रही है। क्या ये सही है? गलत है। क्यों गलत है? गलत है, बिल्कुल मैम। अपने भी दुर्घटना, दूसरे की भी दुर्घटना है, मतलब पे कॉन्फिडेंस नहीं। तो चालान कट रहे वो सही हो? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भी बढ़ना चाहिए चालान का, तो कहीं ना कहीं चालान को कटना बहुत जरूरी है, जो लोगों की सेफ्टी के लिए है, सबके लिए है। आपका डाइवर्शन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो इस मैंडेटरी डेफिनेटली होना चाहिए। चलान इतना ज्यादा होना चाहिए कि इंसान कर ही ना पाए, उनको करना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए चलान ज्यादा से ज्यादा। तो ट्रैफिक पुलिस को, जो इनके ऑफिसर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चलान इम्पोज करें इनके ऊपर, जो ये इलीगल एक्टिविटी करते हैं और जो ये मोबाइल फोन सुनते हैं और जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं। फोन्स की वजह से बहुत इरिटेशन है। हम लोग अगर नॉर्मली भी चलते हैं, हमें भी दिखता है सामने वाली गाड़ी स्लो है, एंड जब देखो क्यों स्लो है, फोन चला रहे हैं। ऑफ कोर्स तुम रोड पे ध्यान दो, दैट्स द मेन पॉइंट जब आप जनरली देखते हो। तो ये बहुत गलत बात है, वैसे रिस्की भी बहुत होता है अपने लिए, बहुत इससे रोड एक्सीडेंट के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो इसमें क्या योगदान होना चाहिए? इसमें योगदान यही होना चाहिए कि कम से कम फोन का प्रयोग करें, कम से कम ड्राइविंग के टाइम जो है वो प्रयोग ना करें, फोन का अवॉइड करें, अवॉइड करनी चाहिए कॉल जो अगर आपको आती है तो। जो ये चालान कट रहे मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि इसकी चालान कटने की वजह से लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आएगी, ताकि जो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं ये एक्सीडेंट कम हो जाएंगे और लोगों को कहीं ना कहीं डर रहेगा कि उन्हें फोन इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि रोड पे दूसरों की भी सेफ्टी रहे और साथ साथ खुद की भी सेफ्टी रहे।
ड्राइव करते समय फोन इस्तेमाल करना कितना गलत है? बहुत गलत है, लेकिन लाल बत्ती थी, घर से फोन था, इमरजेंसी में चलो वाइफ का फोन सही है आपकी, लेकिन जिस तरीके से चालान बढ़ रहे हैं फोन इस्तेमाल जो लोग नहीं करना चाहिए, लाल बत्ती का नहीं करना, लाल बत्ती नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब ड्राइव करते हुए फोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। मामले भी बहुत बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो चालान कट रहे, सही कट रहे। हाँ, कोई गलती नहीं है इसमें। सर, जिस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है आप लोगों की ओर से, किस तरीके से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? मैम, मोबाइल फ़ोन ड्राइव जब हम करते हैं तो जो लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं उनको हम प्रोसिक्यूट करते हैं। कई बार समय समय पर उनको हम एजुकेट भी करते हैं। खाली समय में हम उनको रेड लाइट पे जब ट्रैफिक रुका रहता है उस समय लोगों को बताते हैं कि मोबाइल जब यूज करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, तो ये हम बताते हैं। राजौरी गार्डन जो ये पूरा इलाका है वो नंबर 1 इलाकों में से है जिसमें सबसे ज्यादा इस तरीके के मामले दर्ज हो रहे हैं और चालान बहुत ज्यादा कट रहे हैं। आप लोग कितना है, मतलब इसका जो मोबाइल फोन के जो चालान कट रहे हैं, कितना चालान है इसका? मैम, इसका 5000 तक का चालान है और 3 महीने इसका लाइसेंस सस्पेंशन होता है। हाँ, इसको काफ़ी ज़्यादा चालान है इसका, और लाइसेंस इसका कैंसिलेशन के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, बार यदि इस तरह से हैबिचुअल। आज के इस सफर में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।